अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ना सिर्फ हम किरचॉफ सेकंड रूल डिराइव करेंगे बल्कि इसको बाकायदा सर्किट पर अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे वो तमाम कन्फ्यूजन्स जो इसकी एप्लीकेशन के दौरान आपको फेस करनी पड़ती हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम इसके डिफरेंट टाइटल्स की बात कर लेते हैं। तो किरचॉफ सेकंड रूल को किरचॉफ लूप रूल का नाम भी दिया जाता है। इसको किरचॉफ सर्किट लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहते हैं। हम बात कर लेते हैं कि सिंपल सर्किट क्या होता है। सिंपल सर्किट से मुराद वो सर्किट है जिस पर फिज़िक्स के सिंपल लाज लगते हैं। हम उसको फिज़िक्स के सिंपल लाज की मदद से हल कर सकते हैं। अब फिज़िक्स के सिंपल लाज कौन से हैं, इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है ओहम लॉ। फिर उसके बाद कैपेसिटर और रेजिस्टर के जो सीरीज़ और पैरेलल के रूल्स हैं ये आ जाते हैं। तो अगर एक सर्किट को आप ओम लॉ की मदद से सिंपल कैपेसिटर और रेजिस्टर के सीरीज़ और कम्बिनेशन की मदद से हल कर लेते हैं तो फिर वो क्या होगा, सिंपल सर्किट होगा। और अगर आप एक सर्किट को इन चीज़ों की मदद से हल नहीं कर पाते तो फिर वो सिंपल सर्किट नहीं होगा। अगर एक सर्किट सिंपल सर्किट नहीं है तो फिर उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स सर्किट या फिर कम्प्लेक्स नेटवर्क। तो ये एक ऐसा सर्किट होगा जिसको आप फिजिक्स के सिंपल कवानीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हल नहीं कर सकते, यानी कि आप ओम लॉ, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के रूल्स लगाकर इसको सिंपली हल नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एक सर्किट देखते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट मौजूद है जिसमें एक रजिस्टर R1 लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर R2 लगा हुआ है और एक बैटरी जिसकी EMF E1 है और दूसरी बैटरी जिसकी EMF E2 है। अच्छा, अगर आप इस सर्किट पर गौर करें तो आप इसको सिंपल तरीक़ों से हल नहीं कर सकते क्योंकि दो रजिस्टर्स के दरमियान दो बैटरियाँ आ गई हैं। तो अब हमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये रजिस्टर सीरीज़ में है या पैरेलल में है, और दो बैटरियाँ लगने की वजह से हमें करंट की डायरेक्शन की भी समझ नहीं आ रही कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो दो बैटरियों ने इस सर्किट को क्या बना दिया है, कम्प्लेक्स सर्किट बना दिया है या कम्प्लेक्स नेटवर्क बना दिया है। किरचॉफ लॉज ऐसे ही कम्प्लेक्स नेटवर्क या कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब हम इसी सर्किट की मदद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हुए किरचॉफ सेकंड रूल की मसावत अखज़ करेंगे। असल में जो किरचॉफ सेकंड रूल है इसकी बुनियाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही इस्तेमाल करते हुए किरचॉफ सेकंड रूल की इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो हम इस सर्किट में डिसाइड करेंगे कि करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बैटरी पर गौर करें तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो ये करंट को क्लॉकवाइज चलाना चाह रही है। और अगर आप इस बैटरी पर गौर करें तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पर है, तो ये करंट को एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाह रहा है। तो अगर हम फर्ज कर लें कि जो पहली बैटरी है उसकी EMF E1 बड़ी है दूसरी बैटरी की EMF E2 से, तो फिर जो करंट है वो पहली बैटरी की डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो जो कम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं ना, इसमें करंट को वायर्स के ऊपर जाहिर नहीं किया जाता। ये जो आपके पास एक लूप बन रहा है, एक पूरा सर्किट का चक्कर बन रहा है, आप इसमें बनाएंगे सेमी सर्कल यानी कि आधा दायरा और उसमें करंट का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर एक ही करंट हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम आई का नाम दे देंगे। तो आई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे बनाया तो हमने यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली करंट इन वायर्स के अंदर फ्लो कर रहा है। अब किरचॉफ सेकंड रूल को डिराइव करने के लिए ना हम सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इस कॉर्नर को हम ए का नाम दे देते हैं, ये वाला कॉर्नर जो है हम इसको बी कहते हैं, इस कॉर्नर को हम सी का नाम दे देते हैं और ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम डी का नाम दे देते हैं। फर्ज करते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो गया है और इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो गया है। जब सर्किट में से करंट बहेगा तो यकीनन इसके अंदर चार्ज मूव करेगा। तो फर्ज करते हैं कि सर्किट में से मूव करने वाला जो चार्ज है उसकी मिकदार डेल्टा क्यू के बराबर है। तो हम इस चार्ज को ना पॉइंट ए पर कंसिडर करते हैं। तो हमने करंट की डायरेक्शन जो है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दी है, तो अब ये चार्ज पॉइंट ए से किधर जाएगा, पॉइंट बी की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, रास्ते में जहाँ पर भी कोई रजिस्टर आएगा या कोई बैटरी आएगी या कोई कैपेसिटर आएगा तो इस चार्ज की जो एनर्जी है उसमें तब्दीली आएगी। जब ये चार्ज वायर में से फ्लो करेगा, रास्ते में कहीं पर बैटरी आती है, कहीं पर रजिस्टर आता है, कहीं पर कैपेसिटर आता है या कोई और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आता है, तो इस चार्ज की एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। कहीं पर इसकी एनर्जी में इजाफा हो सकता है और पर इसकी एनर्जी में कमी आ सकती है। तो सबसे पहले ये चार्ज बैटरी E1 में से पास होगा, तो ये बैटरी E1 के नेगेटिव टर्मिनल से दाखिल होगा और कहाँ से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल हो रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो इसकी एनर्जी में होगा इजाफा, क्योंकि बैटरी की जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इसको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए इसको प्रोवाइड करेगी एनर्जी। तो इसका जो एनर्जी चेंज आएगा हम उसको लेंगे पॉजिटिव। तो एनर्जी चेंज मालूम करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू ओवर क्यू के। तो इधर हम क्यू की जगह ना डेल्टा क्यू लिख देंगे। अब चार्ज के पास जो एनर्जी आएगी, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में ना अक्सर हम EMF को ई से ज़ाहिर करते हैं, तो इस वजह से फिर हम एनर्जी को ई से ज़ाहिर नहीं करते। वर्क और एनर्जी क्योंकि आपस में बराबर होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर ना एनर्जी को W से ज़ाहिर कर देते हैं। तो यहाँ से आप W को अलग करें तो W बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा वी।
ठीक हो गया। तो ये जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने चार्ज की एनर्जी में आने वाली जो तब्दीली है वो फाइंड करनी है। जी, चार्ज जो है बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ गया है, तो इसमें एनर्जी जो है इसकी एनर्जी में इजाफा होगा। तो वो इजाफा किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू की जगह तो डेल्टा क्यू ही आएगा और डेल्टा वी की जगह ना E1 आ जाएगा, क्योंकि जो बैटरी की ईएमएफ होती है ये पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर होती है। तो पहली टर्म हमारे पास आ गई डेल्टा क्यू इंटू E1। अच्छा, चार्ज का जो किसी सर्किट कंपोनेंट में से गुजरना है उसके लिए स्पेसिफिक लफ्ज हम यूज़ करते हैं ट्रैवर्स। क्या यूज़ करते हैं? ट्रैवर्स। तो हम कह सकते हैं कि द चार्ज डेल्टा क्यू हैज़ ट्रैवर्स द बैटरी E1। ठीक हो गया। उसके बाद ये चार्ज जो है ना रजिस्टर R1 में से गुजरेगा। तो आप लोग जानते हैं कि रजिस्टर का काम क्या होता है? एनर्जी को ज़ाय करना। तो लिहाजा यहाँ पर चार्ज की एनर्जी क्या होगी? वेस्ट होगी, ज़ाय होगी। तो जब चार्ज की एनर्जी ज़ाय होगी उसको हम ज़ाहिर करेंगे नेगेटिव से, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा। अब चार्ज की जो एनर्जी ज़ाय हुई है उसकी फिर आप इसी इक्वेशन की मदद से डेरिवेशन करेंगे, यानी कि चार्ज को आपने पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट भी मौजूद है और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 ये भी मौजूद है। तो ओम लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V बराबर होता है IR के। तो इधर I की जगह तो I है लेकिन R की जगह क्या है? R1। तो ये जो हमारे पास डेल्टा V टर्म है इसके अंदर उसकी वैल्यू रेजिस्टर R1 के लिए क्या आ गई? IR1। तो डेल्टा क्यू तो सेम रहेगा क्योंकि सेम चार्ज ही हर सर्किट कंपोनेंट में से गुजरना है। तो इधर हमारे पास डेल्टा क्यू ही आएगा और आगे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा? IR1। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो चार्ज डेल्टा क्यू मूव करेगा B से C की तरफ। तो अब इसके रास्ते में बैटरी E2 आ रही है, लेकिन अब सिचुएशन ना चेंज है। यहाँ पर चार्ज बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ गया था। अब यहाँ से चार्ज गुजरेगा तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाएगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो क्योंकि चार्ज बैटरी में से उल्टा डायरेक्शन में गुजर रहा है इस वजह से इसकी एनर्जी में इजाफा होने के बजाय उल्टा एनर्जी में हो जाएगी कमी। तो लिहाजा एनर्जी में आने वाली कमी को हम किससे जाहिर करेंगे? माइनस से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक माइनस का साइन लगा देते हैं। आगे एनर्जी की मिकदार हम इसी इक्वेशन से मालूम करेंगे। तो डेल्टा क्यू की जगह तो डेल्टा क्यू ही आएगा, लेकिन डेल्टा वी की जगह अब क्या आएगा? E2। फिर हम C से D की तरफ चार्ज को मूव करेंगे, चार्ज आएगा। तो अब इसने ट्रैवर्स करना है रजिस्टर R2 को। तो रजिस्टर में से गुजरते हुए इसकी एनर्जी में फिर कमी आएगी, तो हम यहाँ पर एक माइनस के साइन का इजाफा करेंगे और इस केस में चार्ज तो वही होगा डेल्टा क्यू, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस IR2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम राइट करेंगे IR2। अब D से A तक कोई भी सर्किट कंपोनेंट मौजूद नहीं है, सिंपल चार्ज ने तार में से गुजरना है। तो जब कोई सर्किट कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो चार्ज की एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। वायर की जो रेजिस्टेंस है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो लिहाजा चार्ज वापस कहाँ पहुँच गया? पॉइंट A पर पहुँच गया। तो ले आए फिर कहाँ पर? ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तो ये तो वही जगह है जहाँ से हमने चार्ज को स्टार्ट दिया था। तो चार्ज सेम उस जगह पर वापस आ गया है। तो इस वजह से शुरू में इसकी जितनी एनर्जी थी अब भी इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? उतनी ही होनी चाहिए। और ये बात किसके मुताबिक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। तो लिहाजा चार्ज जब पॉइंट A से चला था और वापस पॉइंट A पर आ गया है तो उसकी एनर्जी में आने वाले तमाम चेंजेस का सम क्या होगा? 0 होगा। और ये बात अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस इक्वेशन में से हम डेल्टा क्यू कॉमन ले सकते हैं या यूं करेंगे पूरी इक्वेशन को डेल्टा क्यू पर डिवाइड कर दें दोनों साइडों पर। तो डेल्टा क्यू जो है लेफ्ट साइड से खत्म हो जाएगा और राइट साइड जब आप 0 पर डेल्टा क्यू को डिवाइड करेंगे तो उधर 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? E1 आ गया प्लस माइनस IR1 और माइनस E2 और फिर आपके पास क्या आ रहा है? माइनस IR2 और ये बराबर हो गया किसके? 0 के। तो जब चार्ज सर्किट में से मूव हुआ है तो इस चार्ज की मूवमेंट के दौरान जितने भी पोटेंशियल चेंजेस आए हैं उन तमाम का जो सम है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? किरचॉफ सेकंड रूल। तो ये जो माइनस के साइन आए हैं एक्चुअली ये एनर्जी में कमी की वजह से हैं। एक्चुअली हम इन तमाम पोटेंशियल चेंजेस को क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। मतलब हम इक्वेशन को कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं E1 प्लस नेगेटिव IR1 प्लस नेगेटिव E2 प्लस नेगेटिव IR2 बराबर 0। ठीक हो गया। तो जब चार्ज एक क्लोज्ड लूप में से गुजरता है, एक चक्कर मुकम्मल करता है, तो उसके पोटेंशियल में आने वाले तमाम जो चेंजेस हैं उनका सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। चाहे ये पोटेंशियल के चेंजेस पॉजिटिव हों, चाहे ये पोटेंशियल के चेंजेस नेगेटिव हों। चलें अब हम इस रूल को जो है ना एक सर्किट पर अप्लाई करके देखते हैं और वहाँ पर कुछ मज़ीद पॉइंट्स भी समझते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें 3 बैटरीज लगी हुई हैं, एक E1, दूसरी E2 और तीसरी E3 और 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, पहला R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। तो पहले तो आप इसमें डिसाइड करें कि इसमें लूप कितने हैं। तो अगर आप गौर करें तो इसमें 2 लूप्स बन रहे हैं।
तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने इन लूप्स को नाम भी दे दिए हैं। पहला ABCD और वापस A, दूसरा BEFCB या BCFEB, ये दो लूप्स बन गए। तो हमने इस कम्प्लेक्स नेटवर्क पर किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करना है और इसमें जिन चीज़ों की वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई वो हमने कैलकुलेट करनी है। और वो दरअसल करंट्स हैं जो रजिस्टर R1 में से पास हो रहा है, रजिस्टर R2 में से पास हो रहा है और रजिस्टर R3 में से पास हो रहा है। इन करंट्स को हमने कैलकुलेट करना है। किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करने का पहला पॉइंट ये है कि आपने तमाम लूप्स का करंट अलग अलग फ़र्ज़ करना है। मतलब अगर आप इसको पहला लूप ले रहे हैं तो इसमें करंट I1 फ़र्ज़ करेंगे, ये दूसरा लूप है तो इसमें करंट I2, अगर कोई और लूप है तो उसमें करंट I3 एंड सो ऑन। फिर अगली बात यह है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है, चाहे तो आप इसमें करंट क्लॉकवाइज फ़र्ज़ कर लें, चाहे तो आप करंट एंटी क्लॉकवाइज फ़र्ज़ कर लें। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने एक लूप में करंट की जो डायरेक्शन रखनी है, दूसरे लूप के अंदर भी आपको करंट की वही डायरेक्शन रखनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करते हैं कि हम पहले लूप के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रख लेते हैं और ये करंट हमारा हो गया I1। तो यकीनन हमें दूसरे लूप के अंदर भी करंट की डायरेक्शन क्या रखनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज ही रखनी पड़ेगी। और इस करंट को हम नाम दे रहे हैं किसका, I2 का। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमने फर्स्ट लूप के अंदर रखी है वही डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमने सेकंड लूप के अंदर रखनी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिस लूप के अंदर करंट का नाम I1 है उसको हम फर्स्ट लूप कहेंगे और जिसमें करंट का नाम I2 है उसको हम कहेंगे सेकंड लूप। ठीक हो गया। अब जो है ना करंट हमने बनाया तो इधर अंदर है लेकिन एक्चुअली ये वायर्स के अंदर से फ्लो कर रहा है। तो हम फर्स्ट लूप के ऊपर किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। जी फर्स्ट लूप का नाम ABCDA है और हम जो एप्लीकेशन पॉइंट है ना वो पॉइंट A को ले रहे हैं। आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं लेकिन हम अपनी इक्वेशन को किताब के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो इस वजह से हम स्टार्टिंग पॉइंट A ले रहे हैं। ठीक हो गया। और अभी हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में करनी है, यानी कि जैसे जैसे करंट चल रहा है वैसे वैसे हमने कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट्स में से पोटेंशियल चेंजेस को कैलकुलेट करना है। चले A से D की तरफ जाते हुए सबसे पहले जो चार्ज है ना वो बैटरी E1 को ट्रैवर्स करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कर रहा है तो ये पोटेंशियल चेंज होगा नेगेटिव। तो ये आ गया आपके पास -E1। अच्छा स्टूडेंट्स, बैटरी की EMF जो है वो बताते खुद पोटेंशियल डिफरेंस होती है तो इस वजह से इसको किसी चीज़ से ज़रूर तकसीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब चार्ज यहाँ से गुजरेगा तो उसका पोटेंशियल चेंज बैटरी की EMF के बराबर ही होना है, तो इसलिए हमने सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया, -E1 लिख दिया। आगे चार्ज जो है वो रजिस्टर R1 में से ट्रैवर्स करेगा तो इधर हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा फॉर्मूला के मुताबिक V = IR। तो इधर I की जगह I1 है और R की जगह R1 है और रजिस्टर में से गुजरते हुए पोटेंशियल चेंज नेगेटिव लिया जाता है तो आगे आएगा -I1 R1। D से सीधा कोई कंपोनेंट नहीं है तो लिहाजा यहाँ पर कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा। अब ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना दोनों लूप्स के अंदर आ रही है। तो जब हम पहले लूप की कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें आपने पहले करंट को पॉजिटिव लेना है और दूसरे को लेना है नेगेटिव। पहला करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और दूसरा करंट जा रहा है आ रहा है ऊपर से नीचे। पहला नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे। तो आपका जो रजिस्टर R2 है और जो बैटरी E2 है यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो हमें नेट करंट मालूम करना पड़ेगा और वो बराबर बनेगा I1 - I2 के। चलिए चार्ज ट्रैवर्स कर रहा है रजिस्टर R2 को तो पोटेंशियल का चेंज आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमें नेट करंट मालूम करना है तो ये हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे I1 - I2। जिस लूप पर रूल लगा रहे हैं उसका करंट पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव लेना है, इसको R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये बैटरी ट्रैवर्स होगी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ तो इसका पोटेंशियल चेंज हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव तो +E2। फिर B से वापस A तक कोई कंपोनेंट नहीं है तो तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सम क्या हो गया, 0 हो गया। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम दूसरे लूप की बात कर लेते हैं जो कि BCFB है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसका नाम लिख लेते हैं BCFB और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं लेकिन हम अपनी इक्वेशन को किताब के मुताबिक रखने के लिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट B ले लेते हैं जी। तो जब चार्ज B से C की तरफ आएगा तो उसने पहले बैटरी E2 को ट्रैवर्स करना है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रही है तो इसलिए पोटेंशियल चेंज आप इसमें लेंगे माइनस में, ये हो गया -E2। फिर रजिस्टर में से ट्रैवर्सिंग होगी तो इधर अब आप क्या लेंगे, नेट करंट लेंगे। अब आप अप्लाई कर रहे हैं दूसरे लूप के ऊपर रूल तो इसलिए I2 पॉजिटिव होगा और I1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो रजिस्टर में से ट्रैवर्सिंग है तो माइनस आएगा, नेट करंट के लिए आप लगाएंगे ब्रैकेट, I2 लिखेंगे पहले और I1 लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसमें आपने ये रूल ध्यान में रखना है कि जिस लूप के ऊपर रूल अप्लाई कर रहे हैं उसका करंट पहले और जो दूसरा लूप है उसका करंट बाद में, ये वाला करंट दिया जाएगा पॉजिटिव और ये करंट दिया जाएगा नेगेटिव। जब हम पहले लूप के ऊपर किरचॉफ रूल का एप्लीकेशन कर रहे थे तो I1 पहले था और I2 बाद में। जब हम दूसरे पर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो I2 पहले होगा और I1 बाद में। ओके हो गया। तो I2 - I1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, R2 के साथ। उसके बाद जो C से F का कोई कंपोनेंट नहीं है तो इधर कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा। फिर R3 में से ट्रैवर्सिंग होगी तो इधर भी पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव होगा, I2 R3। फिर E3 में से ट्रैवर्सिंग होगी तो इधर भी ये हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा
E3 आएगा। फिर हम E से B तक वापस जाएंगे तो रास्ते में कोई कंपोनेंट नहीं है, लिहाजा पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सम यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का मसावातें दोबारा लिखते हैं। -E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 R2 प्लस E2 बराबर 0। और दूसरी मसावात भी दोबारा लिखते हैं। -E2 माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I1 R2 माइनस I2 R3 माइनस I2 R3 प्लस E3 बराबर 0। हमारे पास E1 की कीमत है 40 वोल्ट, R1 की कीमत है 10 ओम, R2 की कीमत है 30 ओम और E2 की वैल्यू है 60 वोल्ट। ये वैल्यूज़ हम ऊपर इक्वेशन में डाल देते हैं। माइनस E1 की वैल्यू आ गई 40 माइनस R1 की वैल्यू है 10, तो ये 10 हम I1 से पहले राइट कर देते हैं, माइनस 10 I1। फिर R2 की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो ये भी हम ब्रैकेट से पहले राइट कर देते हैं, माइनस 30 I1 माइनस I2। फिर E2 की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो प्लस 60 बराबर 0 हो गया। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज डालते हैं। E2 की वैल्यू हमारे पास 60 है और R2 की वैल्यू 30 ओम, R3 15 ओम है और E3 हमारे पास है 50 वोल्ट। तो माइनस E2 की जगह आ गया माइनस 60, माइनस R2 की वैल्यू हम दर्ज कर देते हैं 30 और पहले लिख लेते हैं माइनस 30 I2 माइनस I1 माइनस R3 की वैल्यू हमारे पास है 15, तो I2 से हम पहले राइट कर देते हैं, प्लस E3 की वैल्यू हमारे पास है 50, तो ये प्लस 50 बराबर हो गया 0 के। अब हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। -40 माइनस 10 I1 माइनस 30 I1 माइनस I2 प्लस 60 बराबर 0। -40 और 60 ये हो जाएगा 20 और इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। -30 I1 माइनस I2 ये बराबर होगा -30 I1 माइनस इंटू माइनस प्लस 30 I2। अब हम ये वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में डालते हैं, तो -40 और 60 की जगह आ गया 20। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, -10 I1 और माइनस 30 I1 और उसके बाद प्लस 30 I2 बराबर हो गया किसके, 0 के। अच्छा, इसमें हमने तरतीब भी दुरुस्त कर दिया। ये I1 वाली दोनों वैल्यूज पहले लिख दी हैं और I2 वाली बाद में लिख दी है। तो 10 माइनस 10 I1 और माइनस 30 I1 ये माइनस 40 I1 हो जाएगा। 20 माइनस 40 I1 प्लस 30 I2 बराबर हो गया किसके, 0 के। फिर हम इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। 40 I1 पहले, माइनस 30 I2 बाद में, और जो कांस्टेंट था उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया है। पूरी इक्वेशन को हम 10 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 I1 माइनस 3 I2 बराबर हो गया किसके, 2 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। फिर हमने जो है ना दूसरे लूप की इक्वेशन है उसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करना। इसमें माइनस 60 और 50, तो इस यहाँ ये कंबाइन होकर -10 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -30 I2 प्लस 30 I1। अब आप ये वैल्यूज डाल दें तो -60 और 50 का हाल आपके पास -10 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये I1 की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 30 I1, फिर आपके पास -30 I2 और -15 I2 ये पहले से मौजूद है, ये बराबर हो गया किसके, 0 के। जी, फिर जो हमारे पास एक जैसी टर्म्स हैं हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये ये -30 I2 और -15 I2, तो ये हो जाएगा -45 I2। नेक्स्ट हम इसमें भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये 30 I1 पहले, ये -45 I2 बाद में, और ये -10 इधर आके +10 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को हम 5 पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 I1, 45 पर 5 को तकसीम करेंगे तो -9 I2 और 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। हमारे पास जो दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आई हैं, पहली इक्वेशन हो गई है 4 I1 माइनस 3 I2 बराबर 2, और अगली हो गई हमारे पास 6 I1 माइनस 9 I2 बराबर 2। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन उसमें भी -9 I2 होगा और ऊपर वाली इक्वेशन में भी -9 I2 हो जाएगा, जिससे हम दोनों इक्वेशन में से I2 को रिमूव करके I1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जी, तो हमने इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास रिजल्ट आया -12 I1 माइनस 9 I2 इज इक्वल टू 6। तो अब हम इक्वेशन में से ना इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं। ये लेफ्ट साइड है इक्वेशन 3 की 12 I1 माइनस 9 I2, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है 6 I1 माइनस 9 I2, जबकि राइट साइड्स का भी डिफरेंस लेते हैं जो कि 6 माइनस 2 बन रहा है। ब्रैकेट ओपन कर दें, 12 I1 माइनस 9 I2 माइनस 6 I1 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 I2, 6 माइनस 2 हो गया 4। अब ये 9 I2 माइनस का है और ये प्लस का, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 12 I1 और इसमें से आपने माइनस कर दिया 6 I1, तो पीछे बच गए 6 I1 और राइट साइड पर क्या मौजूद है, 4 मौजूद है। अब आप जो है ना ये 6 उधर शिफ्ट कर दें तो I1 बराबर हो जाएगा 4/6 के, 2 पर तकसीम कर दें ऊपर नीचे, तो I की वैल्यू फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3 एम्पेयर। अब हम I की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दर्ज कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 रही, तो इसमें सबसे पहले आपके पास है 4, फिर I1 की जगह आप डालेंगे 2/3, फिर -3 I2 बराबर हो गया 2 के। तो 4 तरफ 2 8 हो गया, 8/3, 8/3 -3 I2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो है वो हम 8/3 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर बच जाएगा -3 I2,
ये 2 ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -8/3। तो इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, 3 टू द 6 हो जाएगा, तो आपके पास 6/3 -8/3। तो आप इसको हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3। अब दोनों साइड पर जो माइनस पड़ा है उसको एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो है ना रिजल्ट आ जाएगा I2 = 2/9। सॉरी, ये माइनस के साथ हम माइनस कैंसिल कर देते हैं और 3 को ना राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा I2 = 2/9। वो 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/9 एम्पेयर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया, I1 = 2/3 एम्पेयर और I2 = 2/9 एम्पेयर। अब वापस आते हैं फिगर की तरफ। तो यहाँ पर आप गौर करें तो रजिस्टर R1 में से जस्ट करंट I1 गुजर रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और ये करंट आया भी पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की थी रियल में भी इस रजिस्टर में से करंट की वही डायरेक्शन है। इसी तरह R3 में से भी जस्ट एक करंट गुजर रहा है I2, तो ये भी इसका फाइनल आंसर है और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो फर्ज की थी वो बिल्कुल ठीक एक्यूरेट है। अगर इनमें से किसी एक क्वांटिटी के साथ माइनस आ जाता या दोनों के साथ माइनस आ जाता, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने जो डायरेक्शंस फर्ज की हैं रियल करंट्स उन डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उनके अपोजिट डायरेक्शन में है। फर्ज किया ये होता -2/3, तो ये जो I1 है ये क्लॉकवाइज ना होता, ये क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज होता। इसी तरह जो I2 है अगर इसकी वैल्यू होती -2/9 तो ये भी क्लॉकवाइज ना होता, ये कैसे होता, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो आपके पास दरमियान वाला रजिस्टर है R3, इसमें से एक्चुअली दोनों करंट पास हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें करंट्स का लेना पड़ेगा डिफरेंस। तो जो बड़ा करंट होगा उसमें से हम छोटा करंट माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप गौर करें तो ये जो 2/9 है इसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो 2/3 है इसकी जो 2/3 है इसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो 2/9 है इसकी वैल्यू कम है। तो रजिस्टर R3 का जो करंट होगा अगर हम उसको नाम दें I3 का, तो ये बराबर होगा I1 - I2। तो इसमें आप वैल्यूज़ डाल दें, I1 हमारे पास है 2/3 और I2 हमारे पास है 2/9। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि 9 आएगा, 3 3 दा 9 और 3 2 दा 6 माइनस ये 9 1 दा 9 और 2 1 दा 2, तो हमारे पास हो गया 4/9। तो रजिस्टर I3 में से गुजरने वाला जो फाइनल करंट है वो आपके पास कितना है, 4/9। इस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो बड़े करंट की डायरेक्शन यानी कि I1 की डायरेक्शन में होगी। तो I1 की डायरेक्शन कुछ ऐसे बन रही है, तो लिहाजा रजिस्टर R2 में से जो करंट I3 फ्लो कर रहा है वो C से B की तरफ फ्लो करेगा। पर आप लोगों के इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि करंट की डायरेक्शन में कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है, हम करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो इक्वेशन के अंदर ये अलामात हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। जो चीज़ पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो चीज़ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। मसलन अगर हम जो है ना ए से इस तरफ काउंटिंग करने के बजाय, क्लॉकवाइज काउंटिंग करने के बजाय एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं तो फिर क्या होगा, देखें ए से आए बी की तरफ, यहाँ तो कोई कंपोनेंट है नहीं, बी से जाएंगे किधर, सी की तरफ, तो I1 पॉजिटिव I2 हो गया नेगेटिव। अब बैटरी E2 ट्रैवर्स होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, तो इसके साथ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, जो रजिस्टर है अब इसमें जो है ना जो एनर्जी ऑफ द चार्ज है वो वेस्ट होने के बजाय क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, तो लिहाजा इधर क्या आ जाएगा, R2 के साथ ये प्लस आएगा। इसी तरह C से D तक कोई कंपोनेंट नहीं है, फिर हम R1 को करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेंगे तो इधर माइनस नहीं आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। ये बैटरी फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवर्स होगी तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज में होगा इजाफा, लिहाजा -E1 नहीं आएगा, +E1 आएगा। तो बहरहाल ज़्यादा बेहतर तरीका तो वही है कि हम कैलकुलेशन करंट की डायरेक्शन में करें, अपोजिट डायरेक्शन में करें ही नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है, तो जिसको ये बात अच्छे से क्लियर हो वही करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेशन करे, अदरवाइज करंट की डायरेक्शन में ही कैलकुलेशन करना मुनासिब रहेगा। उम्मीद है ये टॉपिक अलॉन्ग विद सर्किट सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।